वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन क्वेश्चन किए थे और रेगुलर एक्सप्रेशन टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। और आज हम लोग रिवाइज करेंगे एनएफए से। और डेली बेस से तो मैं पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करता हूँ, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं आज एनएफए से ही स्टार्ट करने वाला रिवीजन को। सो एनएफए से हम रिवाइज करते हैं। एनएफए क्या होता है? एनएफए का पहले एडवांटेज हम लोग जान लेते हैं। एनएफए क्या होता है? पहले ईजी टू कंस्ट्रक्ट होता है और डीएफए बनाना हार्ड होता है, सो एनएफए बनाना ईजी होता है। सो इसलिए एनएफए को कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और डीएफए आर एनएफए नहीं, जितने तक हम लोग डीएफए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो एनएफए ही हैं, और जो पढ़ने वाले डीएफए वो सब एनएफए होंगे। और सारे एनएफए डीएफए नहीं होते, क्योंकि डीएफए इज अ सबसेट ऑफ एनएफए। फिर एनएफए में कोई मिनिमाइजेशन नहीं होता और कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। और लैंग्वेज रिकॉग्निशन डीएफए में ईजी होता है, एनएफए में टफ होता है, क्योंकि एनएफए बनाना ईजी है तो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना टफ होता है। और एनएफए में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग नॉन फाइनल स्टेट को भी लेके स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। और एनएफए में एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट होने ही चाहिए। अब फिर उसके बाद हम लोगों ने एनएफए का हम लोगों ने वो पढ़ा था। ओके। सो इसके बाद हम लोगों ने एनएफए का क्या पढ़ा था, डिफिनेशन पढ़ी थी। तो एनएफए क्या होता है, सिमिलरली डीएफए होता है। क्यू सिग्मा क्यू नॉट एफ और डेल्टा। क्यू सिग्मा क्यू नॉट एफ डेल्टा में क्यू क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट होता है। और सिग्मा क्या होता है, इनपुट सिंबल होता है। क्यू जीरो इनिशियल स्टेट होता है। एफ क्या होता है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट होता है। और डेल्टा का ट्रांजिशन फंक्शन होता है। और ट्रांजिशन फंक्शन इसका क्या होता है, क्यू क्रॉस सिग्मा टू की पावर क्यू। और टू की पावर क्यू होता है क्योंकि हम लोग को ये वो दिखाता है, ऑप्शन दिखाता है ये या तो ट्रांजिशन हो सकता है या तो नहीं हो सकता। सो अब आगे देखते हैं ईच स्ट्रिंग। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ईच स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। सो यहाँ पर हम लोग एनएफएल ये लेते हैं, अगर ए से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो बी से एंड होनी चाहिए। अगर बी से स्टार्ट हो रही है ए से एंड होनी है। बीच में ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। बीच में ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लास्ट में इसमें 1 2 3 4 स्टेट है। और एनएफए में क्या होता है, जहाँ पे जैसे देख सकते हैं बी के 2 ट्रांजिशन है, यहाँ पे ए के 2 ट्रांजिशन है। सो इट्स वैलिड एनएफए है। ओके। सो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ईच हैविंग स्ट्रिंग 0 0 1। सो सबसे पहले स्ट्रिंग 0 0 0 1 और 0 0 1 के पहले भी कुछ हो, इससे भी नहीं मतलब है, आगे भी सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है। फिर एक्सप्रेसिव पावर पढ़ा। एक्सप्रेसिव क्या पावर क्या होता है, नंबर ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द पर्टिकुलर ऑटोमेटा, यानी जो ऑटोमेटा जितनी ज़्यादा लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो उतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव पावर को उसके पास उतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव पावर होगी। सबसे ज़्यादा ट्यूनिंग मशीन की होती है, फिर एलवीए की होती है, पीडीए की होती है, फिर फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में एनएफए और डीएफए पावर की एक्सप्रेसिव पावर सेम होता है। तो हर एनएफए को डीएफए बनाया जाए तो डीएफए एनएफए ऑलरेडी होता ही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एनएफए से डीएफए ट्रांसलेशन पढ़ा, तो सीधा सीधा हम लोग सिंबल टेबल सबसे पहले बना लेंगे एनएफए का। और सिंबल टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट को हम वैसे ही रख देंगे। उसके बाद स्टार्टिंग से पहला सिंबल का क्यू जीरो आता है। सो क्यू जीरो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टेट में ले लिया। फिर उसके बाद आता है Q1। Q1 को हम लोग यहाँ पे स्टेट में ले लेंगे। फिर Q1 से सारे ट्रांजिशन लिख लेंगे, जो कि डेड स्टेट और Q0 Q1 आया था। अब उसके बाद Q1 तक हो गया तो उसके बाद डेड स्टेट ले लेंगे। डेड स्टेट के सारे ट्रांजिशन लिख दिए। अब डेड स्टेट भी हो गया। अब Q0 Q1 बचा तो Q0 Q1 को यहाँ पे ले लिए, Q0 Q1 के सारे ट्रांजिशन लिए। फिर यहाँ पे देखा डेड स्टेट हो चुका है, डेड स्टेट हो चुका है, Q0 हो चुका है, Q0 Q1 हो चुका है। सो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ स्टेट आएंगे उतने नंबर स्टेट डीएफए में होंगे। सो ये डीएफए हो बन जाएगा। हम लोग को इसी टेबल के थ्रू हम लोग डीएफए बना लेंगे। सो यहाँ पे टोटल के अंदर 1 2 3 4 स्टेट है। सो यहाँ पे एनएफए में देखे 2 स्टेट थे और यहाँ पे कहते हैं 4 स्टेट है। अब फिर अगला एनएफए दिया था, यहाँ पे 3 स्टेट का एनएफए दिया। सबसे पहले उसका ट्रांजिशन टेबल बना लिया। ट्रांजिशन टेबल से हम लोगों ने डायरेक्टली बना लिया डीएफए को। सो डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बना लिया। और वही जो पहले स्टेट जो था उसको हमने सेम ही रखा है। उसके बाद यहाँ पे Q0 Q1 था, सो यहाँ पे Q0 Q1 आ गया। अब Q0 Q1 ट्रांजिशन लिख दिया। अब Q0 Q1 का Q0 था, Q0 ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे ले चुके हैं। और उसके बाद Q0 Q1 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। फिर Q0 Q2 बचा तो Q0 Q2 को लेकर हम लोग ट्रांजिशन किया। Q0 Q1 आया, Q0 आया। अब Q0 का Q1 भी हो चुका है, Q0 भी हो चुका है। सो यहाँ पे टोटल नंबर स्टेट 3 आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ये टेबल बनाए थे, इस टेबल के थ्रू फिर ये फाइनल डीएफए टेबल बना दी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एनएफए से डीएफए बनाने क्या बोलते हैं फॉर्मूले या फिर कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा था उससे रिलेटेड।
सो अगर बोल सकते हैं एन एन एफ ए है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर एन स्टेट का एन एफ ए है सो डी एफ ए में जो होगा 2 की पावर n स्टेट मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। सो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और फिर सबसे उसके बाद आने के बाद जो एन एफ ए से हम लोग डी एफ ए बनाते हैं, और डी एफ ए मिनिमल एन एफ ए सॉरी मिनिमल डी एफ ए भी हो सकता है, मिनिमल डी एफ ए नहीं भी हो सकता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एप्सिलॉन एन एफ ए पढ़ा था। एप्सिलॉन एन एफ ए क्या होता है, क्यू जीरो सिग्मा क्यू नॉट एफ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, सिमिलर टू एन एफ ए होता है, बट यहाँ पे एप्सिलॉन का यूनियन हो जाता है इनपुट में, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में एप्सिलॉन के अलावा भी सॉरी इनपुट सिंबल के अलावा एप्सिलॉन को लेके भी ट्रांजिशन हो सकता है। जैसे ये यहाँ पे था, यहाँ पे एप्सिलॉन को लेकर ट्रांजिशन हो, यहाँ पे हुआ, और ये इसका ये क्या लैंग्वेज है, इससे एप्सिलॉन एन एफ ए का, इसको नल एन एफ ए भी बोलते हैं। सो नल एन एफ ए टू एन एफ ए। सो इसके लिए जो कुछ क्वालिटीज़ है कि नंबर ऑफ स्टेट सेम होगी, यानी एप्सिलॉन एन एफ ए में नंबर ऑफ स्टेट सेम होती, इनिशियल स्टेट सेम होगी। यानी कि अगर हम लोग इनिशियल स्टेट बोले तो Q0 से स्टार्ट हो रहा है तो Q0 से ही स्टार्ट होगा, यही उसका फाइनल स्टेट में भी इंक्रीज। सो फाइनल स्टेट में भी इंक्रीज हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है, वो चेंज हो जाएगा। ट्रांजिशन चेंज होगा ही, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन एन एफ ए में से एप्सिलॉन ट्रांजिशन को हम लोग रिमूव कर ही रहे हैं, सो ट्रांजिशन चेंज होगा। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग के 2 स्टेप पढ़े थे। स्टार्टिंग पहले क्या होता है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव कर देना। सो जैसे यहाँ पे देखे तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों ट्रांजिशन को हम लोग ने यहाँ पे रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने देखा इफ़ इस स्टेट कैन गो टू फाइनल स्टेट विथ ओनली एप्सिलॉन मेक दैट स्टेट फाइनल स्टेट। यानी अगर Q0 पे हैं और केवल एप्सिलॉन लेके हम लोग Q3 तक पहुँच रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट तक है, सो Q0 को भी फाइनल स्टेट बना देंगे। सो यहाँ से Q0 से Q3 पहुँच सकते हैं एप्सिलॉन लेके, यहाँ Q2 से भी Q3 पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे Q0 Q2 को भी बना दिया, Q3 ऑलरेडी फाइनल स्टेट था, तो यहाँ से स्टेप 2 कंप्लीट होता है। और इसमें हम लोग ये पता चल गया कि मतलब पता तो ऑलरेडी था कि एन एफ ए में 3 स्टेट होंगे। सो अब इसके बाद फिर हम लोग ने कुछ सब क्वेश्चन किए थे, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था। इस फॉर्मूले से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आता है जिसमें हम लोग को डायरेक्टली ये डेल्टा कैप Q1 कॉमा ए की वैल्यू पूछी थी। तो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ वेट। ओके, हाँ, सो इसकी वैल्यू भी होती है एप्सिलॉन क्लोजर और डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर और Q1 कॉमा ए हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। इससे क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व नहीं करने हैं, बट डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे मेथड 2 हम लोगों ने बोला था, क्योंकि लास्ट बार मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी था, इससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे डायरेक्टली लॉजिकल बेस पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग को ये क्वेश्चन दिया था, इसमें से एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव करना था, और ये PYQ क्वेश्चन है। सो यहाँ से देखा गया था कि हम लोग यहाँ से ए लेके Q1 पे जा सकते तो एक Q1 का ट्रांजिशन है ही, ए लेके यहाँ Q2 पे भी जा सकते, ए लेके Q2 पे भी डायरेक्टली ट्रांजिशन हो गया। फिर ए लेके हम लोग यहाँ Q2 तक पहुँच गए, तो Q2 से भी Q1 भी Q0 भी पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पे Q0 का सेल्फ लूप हो गया था। और Q1 का देखिए, Q1 का नल लेके Q2 पे गए, फिर उसका Q0 पे गए, फिर Q1 पे गए, नहीं Q1 का ए के तरह सेल्फ लूप था। अब ए पे पहुँच गया तो ए से फिर Q2 भी पहुँच जाएंगे, सो Q1 से Q2 भी हो जाएगा। अब Q2 पहुँच गया तो Q0 पे पहुँच जाएंगे। सो यहाँ से तीनों का सबसे सारा ट्रांजिशन फिर उसके बाद हम लोग आए थे Q2 पे। अब Q2 पे भी देख सकते हैं कि Q0 से सॉरी Q2 से हम लोग Q0 पहुँच सकते हैं, Q0 से Q1 पहुँच सकते हैं ए लेके, सो Q1 ए लेके पहुँच सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखिए और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, नल इंटू ए इंटू नल, सो ये ए आ जाएगा। फिर यानी ए का सेल्फ लूप हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ से Q2 से और Q0 के लिए भी एक ट्रांजिशन हो जाएगा। सो ये हमने लॉजिकली बना लिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम लोग एप्सिलॉन एन एफ ए से डी एफ ए पूछता है, तो उसके लिए सबसे पहले एप्सिलॉन एन एफ ए को एन एफ ए में कन्वर्ट करेंगे, एन एफ ए डी एफ ए करेंगे। मतलब डायरेक्टली ऐसा कोई फॉर्मूला या कुछ मेथड नहीं है जिससे डायरेक्टली एप्सिलॉन एन एफ ए से डी एफ ए में कन्वर्ट कर सकें। और कभी कभी क्या होता है, मिनिमाइजेशन पूछ लेता है, तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, हम लोग का मिनिमाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके, और मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है ओके, सो मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग फेज़ 1 में ट्रेवल बनाते हैं और एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, नॉन रीचेबल या फिर
राइट, नॉन रीचेबल स्टेट को रिमूव करते हैं और टेबल बनाएंगे, और टेबल के बेसिस पे ही हम लोग फेज स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में मल्टीपल फेज अटेम्प्ट करते हैं, लास्ट में जितने नंबर ऑफ सेट होते हैं उतने नंबर लोगों को मिनिमल डिफे में स्टेट होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ PYQ सॉल्व किया था। PYQ सॉल्व करने के लिए यहाँ मतलब पहला क्वेश्चन था यही एप्सिलॉन और NFA से लैंग्वेज एक्सेप्ट पूछा था। जैसे मैंने बताया कि सब क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे अगर इस तरह कन्वर्ट करेंगे तो, क्योंकि एप्सिलॉन NFA से लैंग्वेज रिकॉग्निशन बहुत हार्ड होता है। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल होता है, तो इसका बनाना पॉसिबल था। सो हम लोगों ने इसका जनरली सो इसका हमने डायरेक्टली ट्रांसलेशन सॉरी लैंग्वेज लिखना ट्राई किया था। सबसे पहले देखा ए आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, ए क्यूब आ रहा है, तो इसका हमने यूनिवर्सल लैंग्वेज लिखा ए एस टी को। ए एस टी में क्या कर सब कुछ दोनों को हमने माइनस कर दिया, वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और फिर अब आते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के सेकेंड पार्ट में, जो कि था जिसमें क्या होता है इनपुट हम लोग कुछ देते हैं, कुछ आउटपुट हम लोग मिलता है। तो उसमें मिले मशीन और मूर मशीन था। मिले मशीन में क्या होता है जो इनपुट के जैसे इनपुट से ही आउटपुट प्रोड्यूस होता है जो, और ये और मूर मशीन में क्या होता है जो आउटपुट होता है वो स्टेट डिपेंडेंट होता है। और जैसे यहाँ पे आउटपुट या एसोसिएटिव ट्रांजिशन, जितनी ट्रांजिशन जैसा होगा उसके से आउटपुट होगा। और मूर मशीन में अगर हम लोग देखें तो जो आउटपुट होगा एसोसिएटेड विथ स्टेट होगा, यानी कि स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेट आउटपुट होता है, और कोई फाइनल स्टेट नहीं होती है। मिली मशीन मूर मशीन फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। फिर उसके बाद आता है फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ मिले मशीन और मूर मशीन। सो इसके लिए टोटली छः क्या बोलते हैं 6 टपल होते हैं, 6 टपल। तो सबसे पहले देखते हैं क्यू होता है, सिग्मा होता है, क्यू नॉट होता है, डेल्टा होता है, ये डेल्टा होता है और लैम्डा होता है। सो क्यू क्या होता है नंबर ऑफ स्टेट होगा, सिग्मा क्या होता है इनपुट सिंबल होता है, क्यू जीरो क्या होता है इनिशियल स्टेट, और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है आउटपुट सिंबल होते हैं, और ये डेल्टा क्या होता है ट्रांजिशन होता है, और ये लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है आउटपुट फंक्शन। सो ये तीनों तो सेम ही है, और ये क्या होता है आउटपुट फंक्शन में से बता दिया। और ये डेल्टा क्या होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ये पूरा DFA के बेस पे होता है, तो उसका भी डेल्टा फंक्शन क्या होता है क्यू क्रॉस सिग्मा डिराइव्स क्यू सिमिलर टू DFA। और लैम्डा क्या होता है आउटपुट फंक्शन होता है। आउटपुट क्या होता है अगर मिले मशीन की बात करें क्यू क्रॉस सिग्मा डेल्टा है, यानी क्यू क्रॉस सिग्मा क्या है एक ट्रांजिशन को दिखा रहे हैं, यानी क्यू से हम लोग इनपुट लेके कहीं जा रहे हैं और ये ट्रांजिशन को दिखा रहा है, तो ये डेल्टा डिराइव करेगा। और क्यू और डेल्टा, डेल्टा क्या होता है आउटपुट सिंबल, यानी जो आउटपुट सिंबल आएगा वो डायरेक्टली स्टेट डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे जो आउटपुट सिंबल आएगा वो ट्रांजिशन डिपेंडेंट है। और कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। मिले मशीन हम लोग बनाना है जो कि स्टार्टिंग विथ मिले सॉरी क्या था ओके मिले मशीन हम लोग को बनाना है जिसमें स्ट्रिंग AB का होगा और एटलीस्ट सॉरी लास्ट सिंबल जो लास्ट के 2 सिंबल होंगे वो सेम होंगे, तो 1 होगा अदरवाइज 0। जैसे कि यहाँ A और B भी लास्ट में आ रहा है तो आउटपुट 1 आएगा, A आ रहा है B आ रहा है BA आ रहा है ऐसे कुछ आ रहा है तो आउटपुट 0 आएगा। सो हम लोग डायरेक्टली इसका ट्रांजिशन बनाने ट्राई किया था। जैसे Q0 है, Q0 A लेके आउटपुट 0 प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अगर सिर्फ A आता है तो आउटपुट 0 होगा। फिर अगर B आता है तब भी आउटपुट 0 होगा। और अगर ध्यान से देखिए A आने के बाद अगर कितने सारे B आए तो आउटपुट 1 होना चाहिए, तो अगले स्टेट में जाके A का सेफ रूल लगा दिया। अब A आने के बाद अगर सिंगल B आता है तो आउटपुट 0 होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टेट चेंज कर दिया। अब उसके बाद अगर B यहाँ पे देखें तो B और B आने के बाद अगर एक B आ गया उसका दूसरा B या तीसरा B कितने सारे B है आउटपुट 1 ही होगा। आप यहाँ पे 2 B आने के बाद अगर एक A आ गया तो आउटपुट 0 होना चाहिए, आउटपुट 0 हो गया। तो यहाँ पे सारे ट्रांजिशन है, तो ये हम लोग का फाइनली मिले मशीन रेडी है। सिमिलरली हम लोगों ने अगला क्वेश्चन किया था। फिर उसके बाद हम लोग को मूर मशीन भी बनाया था। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या था बहुत ज़्यादा सिंपल वे है रिप्रेजेंटिंग ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, यानी जितने रेगुलर लैंग्वेज होंगे सबका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पॉसिबल है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज लेते हैं A की पावर B की पावर, तो हम लोग ने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का ट्राई किया था बट नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज ही नहीं है। जब रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। सो जितने रेगुलर लैंग्वेज जिसका इसका बन सकते उसी का ही सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। सो अगर हम लोग बात करें जैसे हम लोग बोल रहे कि रेगुलर लैंग्वेज का वो है जब DFA पॉसिबल होगा, और 3 ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वेट ओके और यहाँ पे ये और नहीं है, ये एंड है एक्चुअली, एंड ये ठीक है, ये एंड ऑपरेटर है और मैंने कल गलत लिख दिया था। हाँ ओके तो हम लोग 3 ऑपरेटर लेते हैं। सबसे पहले प्लस यूनियन को डिनोट करता है, डॉट एंड को, और एस्ट्रिक या क्लीन क्लोजर को डिनोट करता है।
सो हम लोगों ने उसके बाद क्या किया था, एक नोट लिखा था, नोट में क्या था, एक रेगुलर लैंग्वेज के मेनी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी, यानी कि लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती है पर एक्सप्रेशन एक ही होगा। अब हम लोगों ने इसका कुछ क्वेश्चन किया, जैसे ये है एक क्या एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के लिए 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या एक ही इनपुट है, एप्सिलॉन है, सॉरी एक ही स्ट्रिंग है तो एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल ए है, सिंपल ए हो जाएगा। फिर ए कॉमा बी है, या तो ए आ गया या बी है। और का है, और के लिए प्लस हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए ए हो सकता है और बी ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है, तीनों में और का तीनों प्लस कर दिए हैं। और इसका फिर हम लोग कुछ बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सिग्मा ए स्क्वायर ए क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए एस्ट्रिक है, ए एस्ट्रिक मतलब ए के सारे कॉम्बिनेशन, सिंगल ए, डबल ए, जीरो ए, तो उसे क्लीन क्लोजर बोलते हैं। अब अगर इसमें से एप्सिलॉन हटा देते हैं तो उसे ए प्लस बोलेंगे, पॉजिटिव क्लोजर। और इसे ऐसे लिखते हैं ए इंटू ए एस्ट्रिक, यानी अगर इसमें अगर हम लोग ए का ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, सो ये अगर ए का मल्टीप्लाई कर दे तो सीधा सीधा ये सेकंड लैंग्वेज जनरेट होती है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको ए प्लस बोलते हैं। प्लस मतलब ए एस्ट्रिक सिमिलर होगा, बस हम लोग एप्सिलॉन रिमूव कर देंगे। अब अगला कुछ देखते हैं, इसमें क्या होगा, ए बी ए बी। यहाँ देख सकते हैं 0 लेंथ की सारी स्ट्रिंग आ रही है, 1 लेंथ की सारी स्ट्रिंग आ रही है, 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग है, उसके बाद 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग आएगी। तो इसे ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक कह सकते हैं, यानी ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। और इसे ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक, ए जो होगा बी के हमेशा पहले आएगा, बाकी यहाँ पर जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो हो रही है बी ए के पहले भी आ सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ए बी ए बी बी है, ये है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ रहा है नल को छोड़ के। अगर इसमें हम लोग नल रिमूव कर दे तो वैसे ही सारे कॉम्बिनेशन है, सो ए बी का प्लस हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगला देखते हैं, ए की पावर एन बी की पावर एन है, एन कॉमा एम ग्रेटर देन 1। सबसे पहले देखें मिनिमम 1 नंबर ऑफ ए आएगा, तो ए ऐसे लिया। एंड उसके बाद क्या होगा, ए के कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब ए ऐसे, यानी कितने नंबर ऑफ बी ए आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है बी आएगा, बी एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा। एक बी हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। उसके बाद कितने सारे बी आते हैं, बी एस्ट्रिक का। अब इसी को हम लोगों ने शॉर्ट करके लिख दिया, ए प्लस और बी प्लस लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ए प्लस की इक्वल होती है, जिसे पॉजिटिव क्लोजर बोलते हैं। फिर अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें क्या था, ए की पावर एन था, बी की पावर एम था, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था, एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 था। यानी कि एन ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बट बी की वैल्यू 0 नहीं हो, बी की एटलीस्ट 1 होगी। तो ए एस्ट्रिक कर दिया, उसके बाद बी एटलीस्ट 1 बार आएगा, तो 1 बी इंटू बी एस्ट्रिक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एस्ट्रिक और बी प्लस भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह सही, सेम ही इक्वेशन है, लिखने के तरीके बस अलग हैं। और ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, सो एन इज ग्रेटर, यानी एन ए एटलीस्ट 1 बार आएगा, बी एटलीस्ट 2 बार आएगा। तो ए एटलीस्ट 1 बार आ रहा है, बी एटलीस्ट 2 बार आ रहा है, उसका एस्ट्रिक लगा फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने अगला क्वेश्चन पढ़ा था, ए की पावर एन बी की पावर एन, जहाँ पे ये था तो सिमिलर वे में हम लोगों ने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया। उसके अगला क्वेश्चन पढ़ते ए की पावर एन बी की पावर एम है, एन इज ग्रेटर देन एम है, और एन इज लेस देन एम, यानी कि एन जो है वो एम से ग्रेटर भी हो और एन जो है एम से लेस भी हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, तो ये 5 जनरेट कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली देखें तो डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये हम लोग का एक वैलिड वैलिड क्या बोल सकते हैं, इससे रेगुलर एक्सप्रेशन है या रेगुलर लैंग्वेज है। फिर उसके बाद हम लोग ने अगला क्वेश्चन पढ़ा था, ए की पावर एन बी की पावर एन है, एन इज ग्रेटर देन एम और एन इज लेस देन एम है। बस ये अगर इस कंडीशन को शॉर्ट में लिखे एन नॉट इक्वल टू एम है, तो यहाँ पे कंडीशन वाली केस आ गया कि ए की कोई भी वैल्यू से एन और एम बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाता है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। और ए की पावर एन बी की पावर एन इज, यहाँ पे डायरेक्टली आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर स्ट्रिंग ए बी के ओवर बनी हुई है और स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। हम लोग क्लियरली देखें, अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो बी से एंड होगी, अगर बी से स्टार्ट हो ए से एंड होगा, बीच में ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। और फिर स्टार्टिंग सेम सिंबल से भी सिमिलर हो जाए, फिर हैविंग सम ए और बी, ए बी बीच में आएगा, उसके पहले उसके बाद कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। और 4 स्ट्रिंग आर एच एस भी, आर एच एस हम लोग 4 स्ट्रिंग को बी कर दिया, उसके बाद ए प्लस बी के ए और बी में कुछ आ सकते हैं, ए और बी में कुछ आ सकते हैं, ए और बी में आ सकते हैं, फिर उसके पहले ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं।
फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्थ सब स्ट्रिंग फॉर ए सिमिलर क्वेश्चन था, तो वैसे ये भी हो जाएगा। फिर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग आई थी, फिर ए को लेके और लेंथ की, तो हम लोग बनाया था, तो ये कुछ नहीं था, और लेंथ का ही एक कैरेक्टर जनरेट कर रहा था। और ए बी का अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये हम लोग का पैलिंड्रोम नहीं बने, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज हम लोग का नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ए की पावर एन और यहाँ पे भी ए की पावर एन, यहाँ पे क्या हो रहा था, डब्लू की पावर आर आ रहा था, ऐसा कॉम्बिनेशन, तो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं था। तो यहाँ से हम लोग ने नोट इसी का डाल लिया था कि जो पैलिंड्रोम अगर हम लोग का होगा केवल एक ही लेंथ, एक ही सिंबल का होगा। अगर एक से ज़्यादा सिंबल का होता है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। जैसे ए अगर सिग्मा इक्वल टू ए दे दिया है तो इसका होगा, सिग्मा इक्वल टू बी दिया है तो इसका होगा, पर ए बी दिया, ए बी सी डी ऐसे दिया है तो नहीं होगा। फिर उसके बाद ए की पावर एन, बी की पावर एन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सो एम प्लस एन इवन है। सो अगर इसको क्लियरली देखें तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, एम की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, एन की भी कोई वैल्यू हो सकती है बस। तो इसमें कोई दिक्कत, ये कुछ ऐसा है, इसको समझाने का एक बढ़िया तरीका अपने को मिल गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई स्ट्रिंग बोलते हैं ए की पावर एन, एन इज ऑड, राइट। सो ये क्लियरली एक रेगुलर लैंग्वेज है अगर हम ध्यान से देखें। सो इसी तरह सिमिलर कैसे, अगर इवन है, सो ये भी ऑड होगा। सो ये जब डी एफ ए हो सकता है, इसका डी एफ ए बनाया जा सकता है, तो ये भी रेगुलर लैंग्वेज है। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। सो इसका हमने रेगुलर लैंग्वेज बना दिया था, इवन प्लस इवन, और प्लस और। सो इवन के लिए हमने डबल डबल, ऑड के लिए हमने ट्रिपल ट्रिपल कॉम्बिनेशन करके एस्ट्रिक लगा के सॉल्व कर दिया था। सिंपल सा था, इसमें इसका अपोजिट था, तो ये ऐसे सॉल्व हो गया था। उसके बाद ये हम लोगों ने देखा था 1 2 4, ये क्या सब ऑल बाइनरी में थे, तो हमने उसको बाइनरी लिख लिया और 1 0 एस्ट्रिक आ गया था। अब फिर उसके बाद हम लोग इसको यूनरी में भी लिखा था। यूनरी में हम लोग को बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल नहीं रहा था। और उसके बाद डब्लू की पावर आर, और डब्लू बिलोंग्स टू ए एस टी। सो क्वेश्चन, ओके, सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या था जो हम लोग कल नहीं कर पाए थे। अब तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले इसको एक्सपैंड करके लिख ले लेते हैं। और तो सबसे पहले अगर हम नल हो जाएगा, अगर सिंगल ए रखे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, डबल ए रखे तो ए की पावर 4 आ जाएगा, और ट्रिपल ए रखे, ट्रिपल ए यानी ए की पावर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। वेट 9 आएगा, 3 3 6 आएगा, राइट। 3 करेंगे तो 6 आएगा, हाँ। फिर अगर ए की पावर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 8 आएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है, ये क्या है, ए की पावर 2n है। और सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए इंटू ए की होल पावर n हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए डॉट ए का होल एस्ट्रिक, यानी कि 2 ए का मल्टीपल, 0 ए स्क्वायर 4 ए की पावर 6 एक पावर 8। ओके, सो हम लोगों ने कल और भी क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले था डब्ल्यू सी डब्ल्यू की पावर आर। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जो होगा उसका रिवर्स यहाँ पे होगा। सो ये ऑलरेडी क्या बोल सकते हैं, रेगुलर नहीं है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। ये वाला जो डब्ल्यू है वो इस डब्ल्यू पर डिपेंडेंट है। अगला देखा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर था, यहाँ पे एक्स और ए दोनों ए बी एस्ट्रिक है। सो पहले तो हम लोग लगा था रेगुलर नहीं है, बट ये एक रेगुलर लैंग्वेज था, तो हम लोग एक्सपैंड किया, सबसे नल आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ए बी सर सारा लैंग्वेज लिखा था। सो क्लियरली ए बी का होल एस्ट्रिक था, यानी ए बी और के सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ रहे थे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा था डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर था, यहाँ डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक था, और एक्स बिलोंग्स टू ए बी था। ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सिमिलर टू था डब्ल्यू डब्ल्यू सी आर के बारे में, डब्ल्यू सी आर के टाइप में, क्योंकि यहाँ का रिवर्स यहाँ पे होना चाहिए, और ये वाला जो सेकेंड वाला पार्ट है फर्स्ट वाले पार्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ डिपेंडेंसी आ रही है, तो यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं आई है। और उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन देखा था, इसमें क्या डब्ल्यू ए प्लस बी था, और एक्स क्या था, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक था। सो हमने इसको सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए थे। अगर डब्ल्यू पर डब्ल्यू को ए लिख सकते हैं, सो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ पे बी आएगा, तो कंबाइन करके ए और बी का होल एस्ट्रिक कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। मतलब
ए यहाँ पे भी आ रहा है, बी यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे आ बी आ, सो डब्ल्यू एस टी के अंदर सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने लगा था डब्ल्यू बी डब्ल्यू की पावर आर है। सो अगर हम लोग क्लियरली देखें तो यहाँ पे भी रेगुलर नहीं है, क्योंकि सिमिलर वाली चीज़ें हैं। यहाँ ए की पावर एन है तो यहाँ ए की पावर एन आनी चाहिए, तो ये एन और एन आपस में डिपेंडेंट है। सो ये नहीं हो सकता। डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर आर एक्स डब्ल्यू कॉम एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक था। अब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी। सो हम लोगों ने क्या किया था, इसका हम लोग जनरल टर्म लिख दिया था। सो यहाँ क्लियरली थे ए बी का होल एस्ट्रिक है, ए बी का बी ए का होल एस्ट्रिक हो जाएगा और ए बी का होल एस्ट्रिक। यहाँ पे देखो तो ए बी का ही एस्ट्रिक आ रहा है। सो या फिर अभी ऐसे भी देख सकते हैं कि डब्ल्यू है उसका रिवर्स है और ए बी एक एस्ट्रिंग में सारी स्ट्रिंग आ जाएगी, जिसमें ये होगा ये नहीं होगा। सो इसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक बोल सकते हैं। फिर उसके अगला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और ये क्वेश्चन था एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू था, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक दोनों में था। तो सिमिलर लास्ट क्वेश्चन में भी था, यहाँ ए बी का होल एस्ट्रिक, ए बी का होल एस्ट्रिक, ए बी का होल एस्ट्रिक, जैसे यहाँ पे था ए बी का होल एस्ट्रिक, ए बी का होल एस्ट्रिक और ए बी का होल एस्ट्रिक था। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में, जो कि इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करके रखा हुआ है, जो कि मेरा सॉल्व नहीं हुआ था, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। सो अगर आप लोग उसको ऐसे लिखिए, सो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ओके। सो चलिए हम लोग इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग और देखते हैं, अगर डब्ल्यू की वैल्यू को हम लोग ए रख लेते हैं और एक्स की वैल्यू तो ए प्लस बी का होल प्लस लिख देते हैं, और डब्ल्यू की पावर आर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। प्लस अगर यहाँ बी रखेंगे सो ए प्लस बी का होल प्लस और बी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ए बी रख सकते हैं, ए बी यहाँ पे रख दिया, ए प्लस बी का होल प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बी ए आ जाएगा प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो ए बी प्लस ही लिखा हुआ है। कैसे? क्योंकि ए बी प्लस के सारे कॉम्बिनेशन में ऐसे भी हैं जो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से एंड हो रहे हैं। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली जो पूरा टर्म है वो क्या है, ए और राइट ए ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल प्लस ए, ये कैसे कर सकते हैं। अब क्या ये दोनों ए बी में रिजॉल्व हो जाएंगे? नहीं, ये नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम लोग रिजॉल्व कर दिए सो यहाँ पे हम लोग देख स्पेसिफाई किया गया स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ ए होगा। सो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अगर देखें इन दो सबका और है, ये इसमें मर्ज हो जाएगा, इस तरह बी वाले जो होंगे वो आगे से इसमें आके मर्ज हो जाएंगे। सो ये कह सकते ए प्लस बी का होल प्लस ए हो जाएगा प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल प्लस इंटू बी हो जाएगा। ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वो क्या किया था, यहाँ डब्ल्यू की पावर आर एक्स था और डब्ल्यू कॉम एक्स बिलोंग्स टू ए बी प्लस था। और क्लियरली हम लोग देख सकते हैं रेगुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा था ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर से कॉम्बिनेशन आना चाहिए, और यहाँ ए बी है तो यहाँ बी आना चाहिए। सो ये रेगुलर नहीं था। फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू पावर आर, सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते भी नॉट पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पे इसका एक रिवर्स है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोगों ने देखा था डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर है, डब्ल्यू एक्स ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक था। ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुका है, तो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक था। फिर हम लोग उसके बाद कुछ क्विक क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसका डबल यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए। सो हम लोग को यहाँ पे डिपेंडेंसी दिख रही है, सेम डिपेंडेंट होना चाहिए, सेम यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है तो ये भी रेगुलर है। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यहाँ डब्ल्यू रिवर्स नहीं है। तो यहाँ पे ए बी प्लस का होल एस्ट्रिक, ए बी प्लस का होल एस्ट्रिक, ए बी प्लस का होल एस्ट्रिक, ये हम लोग क्लियरली देखा था ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक था। फिर उसके बाद हमने देखा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू था और डब्ल्यू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए बी प्लस था। अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डब्ल्यू ओके, सो डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमा एक्स
बिलोंग्स ओके। सो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन क्या कहता है, डब्ल्यू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल प्लस, राइट। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। पहले चेक करते हैं रेगुलर है कि नहीं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग बोलते हैं ए प्लस ओके, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्लियरली हम देख सकते हैं रेगुलर नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता, नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो W है वो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, और हम लोग पे यहाँ पे कोई मेमोरी कॉन्सेप्ट नहीं होती, यहाँ डिपेंडेंसी है। सो ये रेगुलर नहीं है। सो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है W X एंड वेट, ये सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे W एंड W कॉमा X बिलोंग्स टू A प्लस बी। ओ वेट, यहाँ पे था ये, इस बार ये करके ऐसे दिया है और सेम ही क्वेश्चन है ए प्लस बी। सो ये भी सिमिलर ही हो जाएगा, नॉट रेगुलर। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये लैंग्वेज आ जाएगा एक्स डब्ल्यू और कंडीशन सेम ही दिया है, एक्स कॉमा डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल प्लस। सो ये भी रेगुलर नहीं है। और तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए प्लस बी के अराउंड एक स्ट्रिंग बनी हुई है और जो लेंथ है वो होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, एग्जैक्टली 4। सो अगर हम इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें, सो ए प्लस, या फिर डायरेक्ट डी एफ ही लिख सकते हैं, सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ए प्लस बी होना चाहिए। ए प्लस बी, ए प्लस बी या 3 लेंथ का हो गया, या फिर ए प्लस बी या 4 लेंथ का हो गया, ये हो जाएगा। और अगर हम लोग इसका मिनिमम डी की बात करें तो एग्जैक्टली 4 है, और एग्जैक्टली के लिए n+2 होता है, यानी टोटल 6। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम डी या इसको मिनिमाइज डी बोलते हैं। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें a कॉमा बी दिया गया है और इसमें जो लेंथ है, लेंथ वो क्या है, एटलीस्ट 4 है। इसमें एटलीस्ट को दिया है, तो इसका अगर मिनिमम डी की बात करें तो ये n+1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन की हम लोग बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम 4 है, यानी पहले 4 तो होगा ही। सो ए प्लस बी 1, ए प्लस बी 2 लेंथ हो गई, 3 लेंथ हो गई, 4 लेंथ हो गई, 4 तो हो गया। उसके बाद चाहे जितनी लेंथ हो, ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन। सो ये हो गया। अब फिर उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। इसमें क्या है, एटमोस्ट दिया है, एटमोस्ट 4 होने चाहिए। अब एटमोस्ट के केस में हम लोग सब जानते हैं n+2 होता है, तो यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब एटमोस्ट 4 है, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले क्या होना चाहिए, 5 हो सकता है। 5 होने के बाद a प्लस बी हो सकता है 1 लेंथ का, प्लस a प्लस बी, और a प्लस बी 2 लेंथ का हो गया। उसके बाद अब 3 लेंथ का भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ प्लस में 1 लेंथ हो गया, a प्लस बी 2 लेंथ हो गया, 3 लेंथ हो गया, 1 लेंथ, 2 लेंथ, और ये हो गया 3 हो गया लेंथ, 4 लेंथ हो गया। सो ये हो जाएगा हम लोग का, क्या बोलते हैं इसका, रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसको हम लोग थोड़ा मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। सो अगर इसको मिनिमाइज़ करके हम लोग लिखें रेगुलर एक्सप्रेशन को और अच्छे सुंदर तरीके से लिखें, सो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा,
प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, और प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, और ए प्लस बी का होल पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पावर 4 है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो कह रहा है डिवाइड बाय, इन सब का हम लोग ऑलरेडी डीपे बना चुका है, बट हम बना चुके हैं, क्या मैं बोलता है, मूवी देखने के बाद ज़्यादा हो गया है। सो डिवाइड बाय 4, सो डिवाइड बाय 4 के लिए क्या होता है, डायरेक्ट एन होता है, यही टोटल नंबर ऑफ 4 स्टेट हो जाएंगे हम लोग के मिनिमम डीएफए में। और अब इसको हम लोग तो लिखे साइज़ क्या होता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। सो इसको हम डायरेक्टली ए प्लस बी की साइज़ होगी 4 का मल्टीपल है, और इसका होल एस्ट्रिक हो जाएगा, सिंपल। और तो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ ए जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली 4 होना चाहिए। अब नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली 4 दिया है, सो इसके लिए भी हम लोग सेम जानते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, n+2 होता है, टोटल नंबर ऑफ 6 स्टेट होंगे। अब इसका बना लेते हैं। सो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली 4 होने चाहिए, और 1 लेट से, वेट, ऐसे नहीं, इसको ऐसा समझते हैं। सो एग्जैक्टली 4 होना चाहिए, तो एक ए ले लिया, 2 ए ले लिया, 3 ए ले लिया, 4 ए ले लिया। अब इन दोनों सबके बाद बी एस्ट्रिक लगा दिया, क्योंकि बी कितने भी हो सकते हैं। बस ये हम लोग का क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एटमोस्ट 3 होने चाहिए नंबर ऑफ ए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए जो है वो होने चाहिए एटमोस्ट 3 होने चाहिए। सो ये भी हम लोग को देख सकते हैं, एटमोस्ट 3 यानी कि 0 हो सकता है, 0 मतलब बी एस टी एक भी ना हो, प्लस हो सकता है एक ए हो, एक ए हो उसके पहले एस्ट्रिक हो सकता है बी का, उसके बाद बी हो सकते हैं कितने भी, और हो सकता है 2 ए हो, एक ए 2 ए, और यहाँ बी एस्ट्रिक, यहाँ बी एस्ट्रिक, यहाँ पे बी एस्ट्रिक हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है हम लोग का तीसरा ए हो, 3 ए के भी हो सकते हैं ना, एटमोस्ट 3 है, ठीक है, 1 ए, 2 ए, और ये हो गया 3 ए, यहाँ पे बी एस्ट्रिक, यहाँ पे बी एस्ट्रिक, यहाँ पे बी एस्ट्रिक, इधर बी एस्ट्रिक। सो हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन रेडी है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है नंबर ऑफ ए है वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ, क्या मैं लिख रहा हूँ, ओके, नंबर ऑफ ए है वो होना चाहिए डिवाइडेड बाय बी है, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है, 3। सो अगर इसकी बात करें तो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 3, यानी कि ए हो सकता है, एक ए, 2 ए, 3 ए हो सकता है, बी कितने सारे भी हो सकते हैं, एस्ट्रिक, 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 और लास्ट में भी एक एस्ट्रिक हो जाएगा, और यहाँ पे होल एस्ट्रिक हो जाएगा। बस सिंपल सा। प्लस एक और केस हो सकता है, बी एस्ट्रिक 0 वाला केस, इसमें एक भी ना हो। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन में। प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सबसे, जैसे कि एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। सो वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सारी प्रॉपर्टी पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, उसमें क्या होता है, आर प्लस 5, 5 और 5 प्लस आर इक्वल टू आर होता है। तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन का एज अ 1 ट्रीट करेंगे, और 5 को हम लोग एज अ 0 ट्रीट करेंगे। सो जैसे आर में अगर 0 जोड़ते हैं, 0 में आर जोड़ते हैं तो आर होता है,
और आर डॉट फाइव यानी आर इंटू ज़ीरो की, और ज़ीरो इंटू आर ज़ीरो ही होगा। और आर प्लस एप्साइलन, एप्साइलन प्लस आर नॉट इक्वल टू आर होता है, क्योंकि एप्साइलन को वन जैसे ट्रीट करोगे तो इक्वल नहीं होगा। अरे आर डॉट एप्साइलन और एप्साइलन डॉट आर इक्वल टू आर ही हो, कि मल्टीप्लाई करोगे वन ही से होगा। और उसके बाद आता है आर एस्ट्रिक होल एस्ट्रिक, यानी कि आर के सारे कॉम्बिनेशन, उसमें भी आर के सारे कॉम्बिनेशन लगा दो, तो यानी बात वही पड़ेगी, आर एस्ट्रिक आएगा। और आर एस्ट्रिक का भी क्लीन सॉरी पॉजिटिव क्लोजर लोगे तब भी आर एस्ट्रिक ही आएगा। और आर एस्ट्रिक में आर इंटू आर डॉट एस्ट्रिक आर प्लस होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एप्सिलॉन एस्ट्रिक इक्वल टू, वेट ये कौन सा, हाँ ओके ठीक है। तो एप्सिलॉन एस्ट्रिक इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, क्योंकि हम लोग अगर एप्सिलॉन मतलब कुछ नहीं है, नल नल स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग का भी हम लोग एस्ट्रिक लेते हैं तो नल स्ट्रिंग आएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, ओके सो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि फाइव एस्ट्रिक होता है वो एप्सिलॉन होता है, फाइव एस्ट्रिक एप्सिलॉन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि जीरो का एस्ट्रिक वन होगा, वन का एस्ट्रिक क्या बोलते हैं, वन का एस्ट्रिक तो वन ही होगा, क्योंकि वन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो जीरो का अगर पॉजिटिव क्लोजर लें, सॉरी फाइव का पॉजिटिव क्लोजर लें, फाइव है, क्योंकि नल है, नल का कुछ भी क्लोजर ले वही आएगा, एम्प्टी सेट है। और ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक इक्वल नहीं होता, क्योंकि हम देख सकते हैं ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन होंगे। और ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए जितने जिस स्ट्रिंग में ए पहले आएगा सिर्फ वही स्ट्रिंग होगा, बी आता तो स्ट्रिंग नहीं होगी, तो इक्वल नहीं होते। ए एस्ट्रिक प्लस ए एस्ट्रिक कर सकते हो, उसको ए एस्ट्रिक ही बोलेंगे, क्योंकि और या तो ए एस्ट्रिक लो या तो ए एस्ट्रिक लो, बात तो वही है, ए एस्ट्रिक ही आएगा हमेशा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एस्ट्रिक डॉट ए एस्ट्रिक लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, उसको ए बी का होल एस्ट्रिक नहीं बोल सकते हैं। फिर ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक, या ए एस्ट्रिक प्लस बी का होल एस्ट्रिक, या फिर ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक का भी होल एस्ट्रिक, और ए एस्ट्रिक और यहाँ पे डॉट बी एस्ट्रिक का भी होल एस्ट्रिक। और ये प्लस नहीं है, ये एस्ट्रिक ही है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी आती है, ए प्लस ए एस्ट्रिक क्या होता है, ए एस्ट्रिक ही होगा। और ए प्लस बी बी प्लस ए की इक्वल होती है, जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और ए बी बी ए की इक्वल नहीं होता। और डिस्ट्रीब्यूटिव में देखें, आर जो होता है वो आर इंटू आर टू, और आर जैसे आर वन है ब्रैकेट में, आर टू प्लस आर थ्री है, तो इसको हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स में, मैथ्स में। ओके, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम लोग बताना है कि आर ए इक्वल और नॉट। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक एंड आर प्लस का होल एस्ट्रिक। अब अगला आते हैं, अगले में आते हैं आर एस्ट्रिक एंड आर एस्ट्रिक। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर इंटू आर प्लस एप्सिलॉन का होल एस्ट्रिक प्लस आर एस्ट्रिक। सो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा इक्वल है कि नहीं। इनमें से जैसे आर एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक है, इसको चेक करें। सो ये कुछ नहीं है, आर एस्ट्रिक है, एंड आर प्लस का होल एस्ट्रिक चेक कर तो ये भी आर एस्ट्रिक ही है। सो आपस में इक्वल है, सो ये इक्वल है। और इसको चेक करते हैं, आर प्लस नल का होल एस्ट्रिक, ये भी आर एस्ट्रिक ही है, और ये आर एस्ट्रिक से दिया गया है, सो ये भी इक्वल है। अब यहाँ पे देखते हैं, आर प्लस आर इंटू आर प्लस एप्सिलॉन का होल एस्ट्रिक, सो ये आर इंटू आर का होल एस्ट्रिक हो जाएगा। और प्लस प्लस बोल रहा हूँ, एंड यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं था, ये एंड है, और तो यहाँ पे भी ये एंड आ जाएगा, और ये आर एस्ट्रिक है। सो यहाँ क्लियरली इक्वल नहीं है, सो ये नहीं हो सकता। सो थर्ड वाला नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकंड है। सो अब आगे देखते हैं, छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें लेटर वन क्वेश्चन मिसिंग, इसको मैं वन क्वेश्चन मिसिंग, तो एक क्वेश्चन मैं बाद में छोड़ रहा हूँ, जो कि मैं कल बताऊंगा।
आगे देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने अपने नोट्स में लिखा नहीं है वाले को। तो यहाँ पे 0 0 का होल एस्टेरिक दिया गया है। कुछ गंदा सा एक्सप्रेशन तो नहीं, बस छोटा सा ही है। एंड सेकेंड नंबर पे हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में 0 0 का होल एस्टेरिक है। और थर्ड नंबर पे हम लोग को दिया गया है 0 का एस्टेरिक है। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हम लोग को दिया गया है 0 0 0 का होल एस्टेरिक। ऐसे 4 क्वेश्चन हम लोग को दिए गए हैं और हम लोग को बताने इन चारों में से इक्वल कौन कौन से हैं, या सबका हम लोग क्या करते हैं डिटरमाइन करेंगे लैंग्वेज कौन कौन सी हम लोग जनरेट कर रहे हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। सो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या जनरेट कर रहा है। ये नल जनरेट कर रहा है, सिंगल जीरो जनरेट कर रहा है, फिर यहाँ से डबल जीरो आ जाएगा, फिर ये ट्रिपल जीरो भी आ जाएगा। तो सभी जनरेट कर, यानी जीरो एस्ट्रिक जनरेट कर रहा है। ठीक है, ओके। सो अब अगला देखते हैं, ये क्या है। ये इवन नंबर ऑफ जीरो जनरेट कर रहा है, इवन इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये देखते हैं, ये ज़ीरो एस्ट्रिक ही है, इसमें कुछ सिंप्लीफाई करना ही नहीं है। और इसको देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, आप ध्यान देखेंगे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जनरेट कर रहा है, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़। सो यहाँ आप देखें तो ये फर्स्ट इक्वल टू थर्ड है। हो गया। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें पहला दिया गया है, फिर हम लोग को सिंपली वही लैंग्वेज क्या बोलते हैं, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करना है, डीएफए हम लोग को दिया गया है। सो उसमें क्या है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक और प्लस ए एस्ट्रिक हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे एप्सिलॉन है और प्लस ए एस्ट्रिक है, ओके। एंड यहाँ पे बी एस्ट्रिक है प्लस एप्सिलॉन है। और थर्ड नंबर पे हम लोग को दिया गया है बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक प्लस ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक। सो फोर्थ नंबर पे हम लोग को दिया गया है ए प्लस और प्लस बी प्लस। हो गया। तो हम लोग को ये दिएगा, चेक करें, मतलब हम लोग को चेक करें इन सब में से इक्वल कौन कौन सा है। सो अगर इसको चेक करते हैं तो ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। तो ये क्या जनरेट कर सकता है, ये हम लोग को जनरेट कर रहे ए एस्ट्रिक जनरेट कर सकता है, प्लस फिर ए एस्ट्रिक जनरेट कर सकता है, प्लस केवल बी एस्ट्रिक भी जनरेट कर सकता है, और प्लस ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक भी जनरेट कर रहा है। सो अगर इसको ध्यान से देखें, ये सारे कंबाइन होके ही ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ही हो जाएगा। और आगे देखते हैं, सबसे पहले ये क्या जनरेट कर रहा है, ये नल हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ए प्लस हो सकता है, पॉजिटिव क्लोजर। और ये क्या है, ये बी प्लस है, प्लस नल जनरेट कर रहा है। अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कर रहा है, ए प्लस में हम लोग को और नल इंक्लूड कर रहा है। सो अगर इसे कंबाइन करके हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये ए एस्ट्रिक है और ये वाला पार्ट बी एस्ट्रिक है, ठीक से देखें तो। सो ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक है, और यहाँ ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक है, और प्लस बी है। सो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक है, और यहाँ पे बी एस्ट्रिक है। सो ये क्लियरली ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक लिखा हुआ है। और अगर हम लोग इसको देखें, ये तो ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक है, सो ये दोनों सेम है और ये दोनों इक्वल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह विच ओके। सो इसमें हम लोग को कुछ इक्वेशंस वगैरह दिया गया, हम लोग चेक करना है करेक्ट है कि नहीं। ए एस्ट्रिक बी
ए एस्ट्रिक बी बी एस्ट्रिक इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी प्लस हो जाएगा। और ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है ए एस्ट्रिक बी प्लस इक्वल टू ये। सो इसमें क्या है, हम लोग कुछ इक्वेशन दिए गए हैं या कुछ इक्वेशन दिया, हम लोग चेक करना है इक्वल है कि नहीं है। तो पहला दिया गया है ए एस्ट्रिक बी बी एस्ट्रिक इक्वल टू ए एस्ट्रिक और बी प्लस। ओके। सो दूसरा दिया गया है ए एस्ट्रिक ए प्लस इक्वल टू ए एस्ट्रिक हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग यहाँ तीसरा यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड नंबर पे दिया गया है। थर्ड नंबर पे क्या दिया गया है, ए एस्ट्रिक ए प्लस इक्वल टू ए एस्ट्रिक हो जाएगा। और यहाँ फोर्थ नंबर पे हम लोग को दिया गया है फाइव एस्ट्रिक इक्वल टू एप्सिलॉन। वेट, यहाँ पे ये ए प्लस दिया गया है। ठीक है। सो अब इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं ए एस्ट्रिक बी बी एस्ट्रिक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं, सो ये क्या हो जाएगा ए एस्ट्रिक और ये क्या होता है बी इंटू बी एस्ट्रिक, ये क्या होता है। तो अगर हम लोग क्लियरली यहाँ से देखें b इंटू बी एस्ट्रिक में अगर हम लोग b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा b प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये दिया ही हुआ है ए एस्ट्रिक बी प्लस। तो ये तो इक्वल है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है ए एस्ट्रिक इंटू ए प्लस। अब ए एस्ट्रिक इंटू ए प्लस से कुछ ध्यान से देखें तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एस्ट्रिक ही आएगा। सो यहाँ से ए एस्ट्रिक इक्वल टू ए एस्ट्रिक हो गया। अब आगे देखते हैं ए एस्ट्रिक इंटू ए प्लस, ये तो ए एस्ट्रिक ही होगा और इक्वल टू दिया ए प्लस के। सो ये तो नॉट इक्वल टू है, यानी ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एफ फाइव एस्ट्रिक इक्वल टू एफ साइलेंट, ये ट्रू है। ये तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में ही पढ़ लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है ए बी का होल एस्ट्रिक ए इक्वल टू ए ए और बी का होल एस्ट्रिक, ये कह रहा है। उसको चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं है। सो अब इसको देखते हैं। ए और बी का होल एस्ट्रिक है इंटू ए है, ए और बी का होल एस्ट्रिक इंटू बी है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये इक्वल है ही नहीं, देखने से पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ऑलवेज ये होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑलवेज होगा, तो दोनों ही अब दूसरे का रिवर्स काइंड ऑफ है, बट इक्वल नहीं है। सो अब दूसरा नंबर अब देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बी बी का होल एस्ट्रिक बी और यहाँ पे बी एस्ट्रिक हो गया इक्वल टू बी एस्ट्रिक। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये क्या कह रहा है, और ये है इवन बी की बात कर रहा है और ये क्या कर रहा है और बी की बात कर रहा है। और अगर हम लोग क्लियरली कंबाइन कर दें, अगर हम इसको कंबाइन में अगर ध्यान से देखें, सो ये क्या बात कर रहा है ऑल बी की, ऑल बी की। क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो भी आ जाएगा, वन भी के लिए है, टू भी के लिए है, फिर थ्री के लिए है, फिर फोर के लिए है, फाइव के लिए हो जाएगा। सो ऑल भी आएगा, यहाँ पे भी बी एस्ट्रिक है। सो ये तो इक्वल है। अब थर्ड नंबर पे आके चेक करते हैं वो क्या कह रहा है, बी प्लस नल का बी प्लस एप्सिलॉन का होल प्लस इक्वल टू बी एस्ट्रिक। अगर हम लोग ध्यान से देखें सो बी प्लस नल का होल प्लस, यानी कि बी सारे होंगे प्लस एक नल भी होगा। तो अगर नल है तो उसको हम लोग बी एस्ट्रिक सीधा सीधा बोल सकते हैं, तो ये भी इक्वल होगा। सो फर्स्ट वन को छोड़ के सेकेंड वन थर्ड वन दोनों हैं। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम लोग कुछ लैंग्वेज दिया गया है। जैसे एक लैंग्वेज L1 मान लेते, L1 5 दिया गया है, L2 क्या दिया गया है एप्सिलॉन दिया गया है, और L3 क्या है वो है ए प्लस फाइव है। ठीक है। और अगर हम क्लियरली यहाँ पे देखें तो इन सब में रिलेशन, ओके, ये हम लोग को दिया गया है और पूछा क्या गया है
L1 डॉट L2 प्लस L2 डॉट L3 या नहीं L1 वेट ओके। तो हम लोग से पूछा गया है L1 डॉट L2 प्लस L3 डॉट L1 है प्लस L1 का होल एस्टिक डॉट L2 डॉट L3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सीधा सीधा इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली सॉल्व करके देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, टुमारो, या सॉल्यूशन नेक्स्ट डे बोलता हूँ, टुमारो क्या चीज़ होती है, नेक्स्ट डे। ओके, आई हैव सम confusion। ओके, सो इस टॉपिक हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक का, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक और ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक। ओके, सो ये क्वेश्चन दिया गया है और इसकी वैल्यू पूछी गई क्या होगा। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पे जो हम लोग ने एस्ट्रिक है, सो ये ओके, सो यहाँ पे हम लोग का जो फॉर्मूला दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक को हम लोग ध्यान दें कि ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक लिख सकते हैं, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। और इसको ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक है ही। सो अगर हम लोग क्लियरली देखिए ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक यानी ए बी का ये सब ये अंदर मर्ज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। ओके, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना, जिसमें हम लोग ऑटोमेटा का डायग्राम दिया गया होगा डी एफ ए एन एफ ए और एफ ए एप्सिलॉन एन एफ ए का, और उससे हम लोग को क्या बनाना होगा, और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होगा। तो ये भी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।